नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम लोग कहानी उसने कहा था का मूल पाठ पढ़ेंगे। और दोस्तों, कहानी शुरू से करने से पहले दो चार बातें करना चाहेंगे आप लोगों से कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस कहानी से संबंधित बहुत सारी मूवी बन चुकी है। इस पे आधारित इस कहानी पे बॉलीवुड में भी, भोजपुरी में भी, क्षेत्रीय सिनेमा जो है उन सब में भी कहीं ना कहीं से संबंधित मूवी बन चुकी है। तो ये क्यों इतना इंटरेस्टेड कहानी है, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे तो खुद समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। कहानी शुरुआत ऐसे होती है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोणों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चित कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और मुख क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र कर समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बच्चा, कहते हुए सफ़ेद फेंटो खचरों और बतकों, गन्ने और खुमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती है, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर मावालिए, हट जा पुंता प्यारिए, बजा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने के योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तर्ज पे शुरुआत होती है। आइए अब हम लोग कहानी अभी इसके बाद शुरुआत होगी, तो चलिए देखते हैं। ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। अब मूल कहानी दोस्तों यहाँ से शुरू होती है। अभी तक उसका बोल सकते हैं पीछे पृष्ठभूमि बन रही थी, लेकिन कहानी अब शुरू होती है। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? दोस्तों, लड़का पूछ रहा है लड़की से। अतर सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा।
2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही राधत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम के कड़ा हुआ सालू रोज कुड़माई पूछता था दोस्तों, लड़का की कुड़माई हो गई तो लड़की बोलती थी नहीं, लेकिन एक दिन उसके विरोध में बोली कि हाँ हो गई है। और फिर आगे लड़की बोली है कि यह रेशम का कड़ा हुआ सालू देखता नहीं। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। बेचारा गुस्से में हो गया दोस्तों। और एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुणा जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटों 2 घंटों में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक में से बाहर सफ़ा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहाना सिंह और 3 दिन हैं, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मीम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते, एक मिनट दोस्तों, लाख कहते हैं 10 दाम नहीं, लाख कहते हैं 10 दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो दोस्तों अब यहाँ से कहानी दूसरा मोड़ लेती है और आइए आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ा बीच में वो स्क्रीन पीछे चला गया था तो उसके लिए सॉरी, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। और दोस्तों कहानी दोस्तों स्टार्टिंग में थोड़ी सी आप लोग को बोरिंग लगेगी, तो आप लोग चूँकि आप लोगों से ये बात है कि आप लोग पीछे मत जाइएगा, ये मत कहिएगा कि कैसी कहानी है, बोरिंग हो रही है। जैसे कोई स्टार्टिंग मूवी होती है कि स्टार्टिंग में इंटरवल तक उसका मज़ा नहीं आता, लेकिन जब जैसे इंटरवल होता है तो आप लोग कहें कि ये अनएक्सपेक्टेड थी कि ऐसा भी हो सकता है इस स्टोरी में। तो दोस्तों ये कहानी वैसी ही है, आप लोग बने रहिए। देखिए अभी इसका क्लाइमैक्स बड़ी ज़बरदस्त होने वाला है। उद्यमी उड़ सिगड़ी में कोले डाल वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महा सिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल ले। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए।
लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर के उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते या सिगरेट देने से हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है? अच्छा है। और फिर आगे देखिए, कहानी देखते हैं। जैसे मैं जानता ही न हो, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया के मरने को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मारूंगा। भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने तूरी चढ़ाकर कहा, क्या मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी के तुरक। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशोर नू जान दिए, कर लेंगा लौंगा दा व्यापार मड़िए, कर लेंगा नाड़ेंदा सौदा अड़िए और ना लांडा चटाका कदुए नु कद्दू बढ़ाया वे मज़ेदार गोरिए, हुड़ लाड़ा चटाका कदुए नू। और दोस्तों देखिए, पंजाब के बहुत सारे शब्द हैं और उधर की कहानी है। तो अब जैसे आगे चलते हैं। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे, पर सारी खंदक इस गूंज से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। दोस्तों ये आर्मी कैंप की कहानी है। आगे चलिए देखते हैं। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार तार दौड़ते रहें, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। आगे कहानी है ऐसे कि ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई, विलायत से बुन कर भेज रही है मैमे, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? क्यों? यूँ कहकर ना ही करते बोधा, और बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। और दोस्तों फिर आगे देखते हैं कहानी में। चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी
हुज्जत हुई, कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। और आंख मारते मारते लहना सिंह अब समझ गया कि मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के मजे यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले से शिकार करने गए थे। हाँ हाँ आगे है। वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। सॉरी दोस्तों, ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले में तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। अपने कहा था कि रेजिमेंट की मैच में लगाएंगे। हाँ पर मैंने वह विलायत भेज दिया। और आगे देखते हैं। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। जब उसे संदेह नहीं रहा था उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंखें लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। शोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो अब मारे गए धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ खंदक के पीछे से निकल आओ जाओ, पता तक ना खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 है, 8 नहीं 10, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बिल के बराबर 3 गोलियां निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में से एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और आंख मीट गौट कहते हुए चीत हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले 3 कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया।
देखिए दोस्तों, कोई एक खुफिया आया था उनका लहाना सिंह के पास, कोई साहब बन के लेफ्टिनेंट साहब से, और वो अंधेरे में रहता है तो उसको पहचान नहीं पाता है और उसे सिगरेट वगैरह देता है, जो उसको पता चल जाता है जिससे कि ये उसके साहब लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। फिर आगे का जो वाकया होता है अभी आप लोग देखे ही, चलिए आगे देखते हैं। साहब की मूर्छा हटी, लहाना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी, यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खान सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहाना ने पतलून के जेबों की तलाशी ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहाना कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहाना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएंगी। मंडी के बन्नियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। मैं मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव से अब पैर रखा तो साहब की जेब से पिस्तौल चला और लहाना की जांघ में गोली लगी। इधर लहाना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहाना सिंह को पैरों में वो आया था दोस्तों, उसने गोली मार दी। तब लहाना सिंह ने भी उसको 2 गोली मारी और वो वहीं पे चित हो गया। लहाना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहाना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियाँ कस कर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों से कहने से लहू निकलता बंद हो गया, कसने से। और आगे देखते हैं दोस्तों। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका। यहाँ थे 8। लहाना सिंह तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 दोस्तों जहाँ जर्मन के सिपाहियों ने हमला किया था वहाँ पे केवल 8 ही सिख थे और बाकी वो लोग 70 थे जर्मन वाले। आगे देखिए, थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों में बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहाना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी दस खालसा, सत श्री अकाल पुरुष फुरुख, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहाना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को कंदक की गीली मिट्टी से पूरा लिया और बाकी का साफा कस कर कमर बंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहाना का दूसरा घाव भारी घाव है। लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए कि लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसे चल रही थी जैसे बाणभट्ट की भाषा में दंत वीड़ो
पदेशाचारी कहलाती। और आगे देखिए, वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया, सूबेदार लहना सिंह ने से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते हैं। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी गाड़ी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में ना चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं, दिखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा मेरे पास है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ आओ और सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टिकना लिख देना, और जब घर जाओ तो यह कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। देखिए दोस्तों, अब शुरू होती है यहाँ से। इतना तो हम लोग पढ़े, और यहाँ हमें लग रहा है कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि क्या बोरिंग कहानी है, कैसी है, और मतलब क्या है कि इतना नाम सुना गया है कि उसने कहा था, उसने कहा था, ऐसा है क्या कि इतनी मूवी बन गई है। लेकिन देखिए, अब क्लाइमेक्स शुरू होता है। अब यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि ये कहानी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। लिखना कैसा, साथी घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। और ये लाइन आप लोग बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये आता ही है, कई बार आ चुका है। मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म की घटनाएं एक करके सामने आती है और सारे दृश्यों का रंग साफ होते हैं। तो समय धुंध की बिल्कुल उस पर से हट जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखेंगे। लहना 12 वर्ष का था। अब देखिए, वहीं कहानी शुरू होती है जब हम लोग स्टार्टिंग में उसका बैकग्राउंड बांधे थे कि वो लड़की जाती है मार्केट में और लड़का जाता है, वो पूछती है कि तुम्हारा ये हो गया, फिर उसके बाद फिर वो बोलती है नहीं नहीं, बाद में एक बार बोलती है कि हाँ हो गया, कल देखने वाले आए थे। तो अब कहानी फिर वहाँ शिफ्ट होती है। चलिए देखते हैं। लहना 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ था। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती। जब वह पूछता तेरी कुड़माई हो गई, देखिए दोस्तों जैसे शुरू में पूछ रहा था कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम फूलों। लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वह रेजिमेंट के अफसर चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उससे बहुत चाहता था।
सूबेदार जो था दोस्तों आर्मी के, वो लहना सिंह को बहुत चाहता था। तो उसने बोला था कि तुम जब आना तो घर होके चलना, यहीं से हम लोग साथ चलेंगे। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर बोला, लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। जैसे दोस्तों वो लोग चलना चाहते हैं तो लहना सिंह से बोधा से बोलता है, सूबेदार कह रहे, सूबेदारनी तुमको जानती है, तुम जाओ उससे मिल के आओ। लहना सिंह भीतर पहुंचा, सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? इसको मालूम नहीं था दोस्तों कि ये इसकी बचपन की प्रेमिका ही है, जिससे ये प्रेम करता था मार्केट वार्केट में, जहाँ मिला था, जहाँ जिक्र हुआ है कहानी में। रेजिमेंट के क्वार्टरों में से तो कभी सूबेदार के घर तो लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहाँ, असीम सुनी। लहना सिंह चुपचाप, मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, दिखते नहीं, रेशमी वालों वाला सालू अमृतसर में, भाव की टकरार से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला, वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा था, सूबेदारनी कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था, एक काम कहती हूँ मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया और लायलपुर में ज़मीन दी, आज नमक हलाली का मौका आया, पर सरकार ने हम तीमियों की एक गंगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे एक ही बरस हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए, पर ये कभी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाला घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। दोस्तों सूबेदारनी जो है कहती है कि जब हम लोग छोटे थे तो एक बार घोड़ा वाला लात मारा था, तो तुम सामने आ गए थे और मुझे बचा दिए थे, हटा दिया था और तुम गिर गए थे। आज इतने दिनों बाद मुलाकात हुई है और मेरी शादी, उसकी शादी हो गई थी दोस्तों, जो उसकी प्रेमिका थी। संयोग इतना था कि जो सूबेदार था लहना सिंह का, उसी के साथ उस लड़की की शादी हो गई थी और उसका एक लड़का भी था। उसके बाद भी 4 लड़के हुए थे, लेकिन कोई जिंदा नहीं बचा था। जो बोधा सिंह था उसी लड़की का लड़का था और वह भी आर्मी में 1 साल पहले ज्वाइन हुआ था और उससे पहले सूबेदार जी थे, वो भी आर्मी में थे। तो बोल रही थी कि ये दोनों लोग ड्यूटी पर, दोनों लोग हैं और दोनों लोग चले जाते हैं, तो जैसे हमारे बचपन में एक बार रक्षा किए थे, तुम इन दोनों की रक्षा करना, वो कहती हैं। आगे देखिए कहानी में, रोती रोती सूबेदारनी उबरी में चली गई, लहना सिंह भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। और फिर लहना सिंह का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। दोस्तों गोली लगी है और उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी, वो बार बार पानी मांग रहा था और फिर अपनी स्मृतियों में अपने बचपन के दिन और फिर वो दिन याद कर रहा था जब सरदारनी से दोबारा मुलाकात हुई थी। तो कहानी ऐसे चल रही है दोस्तों, ये फ्लैशबैक की कहानी है और अब समझिए ये मूवी के रूप में कितना इंटरेस्टेड लगेगी। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह खूब फलेगा। चचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस के बेल्जियम 68वीं सूची घाव में मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। दोस्तों और जाते जाते ये कहानी, जैसे वो घायल हो चुका था और जब जा रहा था तो फिर उसके बाद में मृत्यु हो गई और ये खबर कुछ दिन बाद पेपर में पढ़ा गया। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है और इस कहानी को हम लोग एक मोटे तौर पे देखें तो वो अपने बचपन में जिस लड़की से प्यार करता है उसके कहने से उस लड़की के कहने पे कि मेरे पति और मेरे बेटे भी आर्मी में हैं और
मुझे डर बना रहता है, तो तुमसे मैं उनकी जान बचाने की भीख मांगती हूँ, अपना आंचल पसारती हूँ। और फिर लाना सिंह ने उससे वादा करता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। और लास्ट में जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कहानी में, बचाते बचाते बेचारा अपना प्राण त्याग देता है। तो चलिए ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है दोस्तों। हम लोग इस कहानी से संबंधित विस्तृत नोट्स बनाएंगे अगली क्लास में। और जो हमारे दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों और भी जो दोस्त हैं तैयारी वाले या जो भी, तो उनको शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर बुलाए दोस्तों, और भी अपने नज़दीकी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इंटरेस्टेड लगे, सभी लोग जुड़े। और हमारा यही लोगो है दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।